मेरी 15 साल की बेटी गुनगुन को मेरा पति बहुत प्यार करता और कहता कि उसे तो मैं पढ़ा लिखा कर फिजिशियन बनाऊंगा। जबकि मुझे यह सब देखकर बहुत डर लगता, क्योंकि मेरा पति उसका सौतेला बाप था। पता नहीं क्यों मैं हर टाइम अपने पति को शक की निगाहों से देखती रहती। मेरे पति ने ज़बरदस्ती मेरी बेटी गुनगुन को स्कूल में एडमिशन करवा दिया, मगर मेरी बेटी हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती और मेरे पति के नंबर पर कॉल आती कि स्कूल में आकर अपनी बेटी को ले जाइए। जब मेरी बेटी घर आती तो उसकी हालत बहुत ख़राब होती थी। अब अक्सर ऐसे ही होने लगा था। एक दिन मैं अपनी बेटी को होमवर्क करा रही थी तो डायरी चेक की, उस पर एक नोट लिखा हुआ था, आपकी बेटी रोज़ाना स्कूल 1.5 घंटा लेट आती है और आप स्कूल आइएगा। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो बेटी को रोज़ाना टाइम पर छोड़ता था। फिर ये कैसे हो सकता था? मैं उसी दिन पति से छुपकर स्कूल में चली गई। टीचर से मिली। उसने लाइब्रेरी में मुझे अलमारी खोलकर मेरी बेटी की एक ऐसी चीज़ दिखाई, मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। मैं तो अपने होश हवास खो बैठी थी। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। मेरा नाम सुनैना है। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी जैसी खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया था और मुझ पर रोज़ाना हाथ उठाया करता था। रोज़ मुझ पर बहुत जुल्म ढाया करता था और जिसकी कोई वजह नहीं होती थी। उसे छोटी छोटी बातों खुद ही बुरी लग जाती थी कि आज तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, आज तुमने मेरे कपड़े अच्छे से नहीं धोए। मुझे समझ नहीं आती थी कि उसे मुझे मारकर क्या मिलता था। मेरी शादी जब हुई थी मुझे ये समझाया गया था, बेटा अब तुम जिस घर में जा रही हो उस घर से तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए। इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मेरे साथ वहाँ पर क्या होता है। मैं समझती थी ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जिस तरह मेरा पति मुझे मारता पीटता था, ऐसा कोई भी अपनी पत्नी को नहीं मारता था। वह मुझे ऐसे मारता जैसे मैं कोई जानवर हूँ, और मार मार कर मुझे बेहोश कर देता और मैं चुपचाप मार खाती रहती। छोटे छोटे जख्मों को छुपाती रहती थी। जब कोई बड़ा जख्म आता तो मैं कहती थी कि मैं गिर गई थी। खुदा ने मुझे एक बेटी भी दे दी थी, मगर मेरे पति को फिर भी शर्म नहीं आई थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ जिसके साथ जुल्म कर रहा हूँ वो भी तो किसी की बेटी है। कल को मेरी बेटी के साथ भी यही सब हो सकता है। जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। मेरे पति ने मुझे इतना मारा कि मेरी टांग तोड़ दी, और उसी दिन मेरा एक भाई जो बाहर विदेश में रहता था, वह अचानक से मुझसे मिलने आ गया। उसने यह सब देख लिया। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, मुझे साथ ले जाना चाहता था। मेरे पति ने भी कहा अगर यह तुम्हारे साथ गई तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा कि तू डिवोर्स भेज देना, फिर उसके बाद मैं तुझे ठीक कर दूंगा। मेरे पति ने जोश में आकर मुझे डिवोर्स दे दी और उसके बाद मेरे भाई ने उस पर केस करवा दिया। घर वालों भाई को बहुत बुरा भला कहने लगे कि तुमने अपनी बहन की ज़िंदगी खराब कर दी। वो जैसा भी था उसका पति था। तो भाई ने कहा वह इंसान नहीं हैवान था, उसने हमारी बहन पर बहुत जुल्म किया है, पैर तोड़कर खराब कर दिया है। उसने इतने में सब चुप हो गए। अब मैं पहले की तरह ठीक से चल भी नहीं पाती थी, क्योंकि मेरे पैरों में बड़ा तकलीफ होता था और मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चला करती थी। फिर भी मेरी शादी दोबारा से करवाई और अब मेरी शादी एक अच्छे भले इंसान से हुई थी। सब हैरान थे कि मुझ जैसी लड़की की दूसरी शादी हो गई। मेरा दूसरा पति पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं था। देखने में ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं लगता था, फिर भी उसने मुझसे शादी कर ली क्योंकि वह मेरे भाई का दोस्त था। सब कह रहे थे कि यह एक अच्छा इंसान है, इसलिए उसने शादी कर ली। हम लोग तसल्ली में थे। शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। मेरा पहला पति तो मुझे मारता पीटता था, मगर ये वाला मेरा बहुत ख्याल रखता था। अगर कभी कभी थोड़ी बहुत नोकझोंक हो जाती या गुस्सा कर देता तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन मेरा पहला वाला पति तो मुझे मारने पीटने के लिए बहाना चाहिए होता था। मैं ज़िंदगी भर अंधेरे में रही थी, इसलिए अब रोशनी मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और कभी कभी थोड़ा अंधेरा नज़र आता तो इतना डर नहीं लगता था। ज़िंदगी इसी तरह बीतने लगी। जब पहले पति से डिवोर्स हुआ तो मेरी बेटी 8 साल की थी और आज मेरी दूसरी शादी को 12 साल हो चुके थे। मेरी बेटी 15 साल की हो गई थी और मेरी तरह ज़्यादा खूबसूरत थी। मैंने 6ठी क्लास तक उसे पढ़ाई थी। उसके बाद उसे बड़े स्कूल में दाखिला करवाना था और मेरे पाँव की वजह से मैं ज़्यादा आना जाना नहीं कर पाती थी। मेरा पति भी गुनगुन को बहुत प्यार करता था। कहता था कि गुनगुन को तो मैं पढ़ा लिखा कर फिजिशियन बनाऊंगा।
मेरे पति ने उसको एक नए स्कूल में एडमिशन करवा दिया। असल में मेरी बेटी के 3 साल ही खराब हुए थे। मेरा डिवोर्स और इन सारी समस्याओं के चक्कर में नहीं पढ़ा पाई थी। 15 साल की हो गई थी मेरी बेटी, पर वह अभी भी 8वीं क्लास में ही थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी और लंबी चौड़ी थी। अपनी उम्र से भी ज़्यादा बड़ी लगती थी। अपनी क्लास में सिर्फ मेरी बेटी ही ज़्यादा उम्र की लगती थी। वे कहते थे कि माँ लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैंने कहा कि तुम चुपचाप पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मेरा पहला पति अजीब था। मेरी बेटी को पढ़ाने पर भी राज़ी नहीं था। तभी उसके 3 साल खराब हो गए थे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। जब से मेरी बेटी ने नए स्कूल में जाना शुरू किया, वह दूसरे दिन बेहोश हो जाती थी। जब पहली बार मुझे स्कूल से कॉल आई तो मैं बहुत परेशान हो गई। जल्दी ही अपने पति को स्कूल भेजा कि जाइए, जाकर गुनगुन को ले आइए, वे बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था? उसकी भी तो एक बुरी आदत थी, सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। मेरा पति उसको स्कूल से वापस ले आया, लेकिन 3 घंटे लगा दिया। मैंने कहा 3 घंटे कहाँ लगाए हैं? उसने कहा कि स्कूल वाले अजीबोगरीब तरह के सवाल कर रहे थे। स्कूल वाले पूछ रहे थे आप उसके पापा हैं, लेकिन उसके पीछे सर्टिफिकेट पर तो किसी और का नाम लिखा है। मैंने बताया कि मैं उसका सौतेला बाप हूँ। तो मुझसे स्कूल वालों ने कोई कागज़ पर साइन करवाया और फिर बच्चे से पूछा कि यह आपके पापा हैं। जब उसने कहा कि मेरे पापा हैं, तब उन्होंने बच्ची मेरे हवाले की। वहाँ से उसे मैं डॉक्टर के पास ले गया। उसकी हालत बहुत बुरी थी। डॉक्टर के पास बहुत भीड़ थी, इसलिए 3 घंटे लग गए। लेकिन अब उसकी तबीयत पहले से अच्छी है। मेरी बेटी पहले से अच्छी हो गई थी, लेकिन उसे बहुत नींद आ रही थी। वह जल्दी से सो गई। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। जब वह छोटी बच्ची थी तब भी नहीं हुआ था। असल परेशानी में मेरी तब शुरू हुई जब अगले हफ्ते भी यही दोबारा हुआ। मेरी बेटी को मेरे पति ने डॉक्टर के पास ले गए थे। इस बार भी मेरा पति मेरी बेटी को लेने गया था। पति ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कमज़ोर है, उसको खून की कमी है, उसको अच्छी खुराक की ज़रूरत है। मैंने बेटी की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। पैसों की भी कोई समस्या नहीं थी। खुदा का शुक्र था, हमें किसी से मांगना भी नहीं पड़ता था। अपने घर में अच्छा भला खाना पीना था। अब मैं गुनगुन की खुराक का ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसे कोई काम नहीं करवाती थी। स्कूल वालों को भी कह दिया कि उसको होमवर्क कम दिया करें। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर थोड़ी बहुत पढ़ लिख लिया करती थी। इसलिए पति से कह दिया कि उसको स्कूल की डायरी पर मेरी तरफ से नोट लिख दो, उसको कम होमवर्क दिया करें। उसकी तबीयत आजकल बड़ी ख़राब है। उसने भी कॉपी पर लिख के दे दिया। मेरी बेटी अब चुपचाप रहती थी, कोई बात नहीं करती थी और कुछ बताती भी नहीं थी। बहुत परेशान रहा करती थी। मैंने एक दिन पूछा तो कहने लगी, बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ कि मैं अगर अब बीमार हो गई तो पढ़ाई कैसे करूँगी। मैंने कहा कि पढ़ने के लिए सारी ज़िंदगी है, सेहत ज़रूरी है। ज़िंदगी होगी तो पढ़ाई करोगी। फिर उसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई थी। मेरी बेटी स्कूल से आती तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती। वह कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मुझे खाना दो। और मुझे उसकी पसंद का खाना भी बनाना पड़ता था, क्योंकि उसको मीट बहुत पसंद था। वह सब्जियां नहीं खाती थी। रात को दूध पिया करती थी। हम उसे फल फ्रूट भी खिलाते थे। उस सब पर बहुत पैसा खर्च हो जाता था। पति से कहा कि बहुत खर्चा हो रहा है, तो कहने लगे कि बच्चों के लिए तो इंसान कमाता है। वैसे उसने यह बहुत अच्छी बात की थी। गुनगुन उसकी बेटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका बहुत ख्याल रखता था। मैं सिर्फ उस पर बात पर हैरान थी कि हफ्ते के अंदर एक ही मेरी बेटी बेहोश हो जाती है। क्योंकि एक बार तो चलो इत्तेफाक से हो जाता है, लेकिन हर हफ्ते वाले दिन ये वह क्यों बेहोश हो जाती है। मैंने उससे कहा कि हफ्ते वाले दिन तुम्हें क्या स्कूल से ज़्यादा काम मिलता है? उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी तबीयत खराब रहती है। लेकिन मेरे पति को वह अपने दिल की बात बता दिया करती थी। मेरा पति शाम को उसे घुमाने ले जाया करता था। कहता था कि बाहर लेकर जा रहा हूँ ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। मुझे एक बात की खुशी थी कि वह मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखता था, वरना बातें करने वाले तो चुप नहीं होते। सबने कहा था कि यह तुम्हारी बेटी के लिए एक अजनबी आदमी है, उसके साथ तुम अपनी बेटी को रखोगी, उसे अच्छा है कि शादी से मना कर दो। मुझे कभी कभार यह सोचकर अपने पति पर शक भी होने लगता था, मगर मैं ऐसा अपने दिमाग में नहीं लाना चाहती थी। वैसे भी मेरा पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता था। देखने में ऐसा नहीं लगता था कि मुझे बहुत प्यार करता था। इतने सालों में उसने मुझे कभी ताना नहीं दिया। खुदा ने हमें दोबारा कभी औलाद नहीं दी। अगले हफ्ते फिर मेरी बेटी बेहोश हो गई, और वो भी हफ्ते वाले दिन।
और इस बार रात को मैंने अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुनी। मैं हैरान थी कि किस बात पर रो रही है। मैं अंदर चली गई। आखिरकार मैं तो उसकी माँ थी और मुझे तो पता करना ही था। उसने कहा कि मैं बीमार होने की वजह से पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। आज मुझे साइंस की टीचर ने कहा कि उनको नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत खराब है। उसने कहा कि पता है, लेकिन ऐसे ही मैंने दिल में सोच लिया कि मुझे स्कूल जाकर बात करनी चाहिए। लड़कियों का स्कूल है, मेरे पति को अंदर जाने नहीं देते होंगे। वे भला उनसे कैसे बात कर सकता है। मुझे उसकी क्लास टीचर से खुद ही बात करनी चाहिए। उसकी तबीयत खराब है, उसको काम काम दिया करो। अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी सज़ा नहीं दिया करो। बीमार बच्चा अपने आप को भी नहीं संभाल सकता, पढ़ाई कैसे करेगा। जहाँ तक मुझे पता है मेरे पति की तनख्वाह सिर्फ 20,000 थी, लेकिन आजकल उसके पास बहुत सारे पैसे आए थे। जब मैंने पूछा तो कहने लगा दोस्त के कारोबार में पैसे लगाए हैं, इसमें बहुत मुनाफा हो रहा है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। दिन बीतने लगे। एक दफ़ा मुझे स्कूल से कॉल आई कि बच्ची की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, उसको ले जाइए। तो उस दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं खुद चली जाती हूँ, आप रहने दो, या फिर हम दोनों मिलकर चलते हैं। यह जानकर मेरे पति के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। इस तरह से घबरा गया कि ना जाने पता नहीं क्या हो गया जाएगा। कहने लगा नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही चला जाऊँगा। इस टाइम बहुत भीड़ होता है। तुम कहाँ जाओगी। मैंने कहा मैं अकेली नहीं जाती, आप भी मेरे साथ चलिए। मैं आपके साथ चलती हूँ। मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैंने उसे डॉक्टर के पास ले जाकर जाना है। डॉक्टर के पास भी भीड़ होती है, छोटा सा जगह है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती। मेरे पति ने सारे बहाने कर लिए, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया। मैं मेरी बेटी को 2-3 घंटे बाद वापस ले आया। मुझे दाल में कुछ काला लगा, कुछ न गड़बड़ है। जरूर मेरे पति की शक्ल बता रही थी कि वो मुझसे कुछ बार बार झूठ बोल रहा है। कुछ चल रहा है इन दोनों बाप बेटी के बीच में, और मेरा पति भी उसका साथ दे रहा था। उस उम्र में कोई बच्चा पढ़ाई करना नहीं चाहता है, और मेरी बेटी तो ऐसे नहीं थी। और मेरा पति भी इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता था कि बच्चों के साथ मिल जाए। इसलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं फ़ोन का इंतज़ार नहीं करूँगी, इसी हफ्ते टाइम निकाल कर खुद उसको लेने जाऊँगी। पता करूँगी आखिर ऐसा क्या होता है कि मेरी बेटी इतना थक जाती है, और उसके क्लास टीचर से पूछेंगे तो उसको कहीं ऐसे कमरे में तो नहीं पढ़ाते जहाँ पंखा ना होता हो, या फिर उसे स्कूल का कोई काम तो नहीं करवाया जाता। मेरी बच्ची क्यों बेहोश हो जाती है, वे क्यों स्कूल वालों से बहुत डरा करती है। अगर उसके साथ कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वह आकर बिल्कुल भी नहीं बताती। इसलिए मुझे वहाँ खुद ही जाकर पता करना चाहिए था। इसलिए मैंने जाने का इरादा कर लिया था। एक दिन मेरा पति काम पर गया हुआ था और अभी छुट्टी में 2-3 घंटे बाकी थे। मैंने अपने घर के काम जल्दी से निपटाकर अपनी बेटी के स्कूल की तरफ चली गई। अजीब बात यह थी कि जब उसका स्कूल में दाखिला करवाया था तब से मैं स्कूल ही नहीं गई थी, क्योंकि घर में काम काम ख़त्म नहीं होते थे। लेकिन आज मुझे किसी भी हाल में स्कूल जाना था। जब रिक्शे वाले को एड्रेस समझाया और कहा कि मुझे इसी स्कूल में जाना है, तो उसने कहा इस नाम का तो कोई वहाँ स्कूल ही नहीं है। मैं तो हैरान रह गई। मैंने सोचा शायद रिक्शे वाले को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा आपको इस एड्रेस का पता तो है ना। वो कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा बस मुझे इसी एड्रेस पर उतार देना, स्कूल तो मैं खुद ढूंढ लूँगी। रास्ते में मैं सोचे जा रही थी एक रिक्शे वाले को तो पूरे इलाके का पता होना चाहिए, लेकिन ये किस तरह का रिक्शा वाला है जिसको कुछ भी नहीं पता। वहाँ पहुंची तो गली के अंदर स्कूल नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जिस स्कूल का नाम मेरी बेटी बताया करती थी उसी का नाम मुझे एक बड़े से बिल्डिंग पर नज़र आ गया, लेकिन यह बहुत ही पुराना था। मैं समझ गई कि यह स्कूल है। फिर मैंने देखा दरवाजे पर ना कोई गार्ड खड़ा था और ना ही आसपास में कोई बच्चा या कोई रेडी वाला खड़ा दिखाई दे रहा था। वहाँ तो स्कूल जैसा कोई माहौल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं अंदर गई और देखा तो अंदर काफ़ी सारे कमरे थे, और वे अंदर से भी कुछ स्कूल जैसा नहीं लग रहा था। बिल्डिंग बड़ी गंदी थी। एक तरफ मैंने देखा तो अंदर एक आदमी बैठा था जो कि नशा कर रखा था। मैंने सोचा इस नशेड़ी आदमी का यहाँ क्या काम, और यह नशेड़ी बच्चों के स्कूल के अंदर क्यों बैठा है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा प्रिंसिपल से मिलूंगी तो इसके बारे में ज़रूर बात करूंगी। थोड़ी देर के बाद मुझे गाने की आवाज़ आने लगी जिस पर बहुत अच्छा डांस हो सकता था, यानी कि ऐसा लगता था जिस पर कोई डांस कर सकता था, और वह गाना गूंज रहा था। मैंने कहा स्कूल के अंदर गाना क्यों गूंज रहा है। फिर मैंने ध्यान में आया कि शायद 15 अगस्त आने वाली है, इसमें किसी फंक्शन की तैयारी हो रही होगी, क्योंकि ऐसे में फंक्शन होते रहते हैं। लड़कियां इसी तरह के गानों पर डांस वगैरह परफॉर्म किया करती हैं, और फिर इस तरह से कोई गाना कोई फंक्शन होता होगा। और अभी वैसे भी 15 अगस्त आने वाली थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कोई लड़की मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि मेरी बेटी की क्लास कौन सी है। मुझे कोई भी वहाँ पर लड़की नज़र नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक औरत नज़र आई जिसने बड़े वाहियात कपड़े पहने हुए थे।
और उस औरत ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। मैं उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह गई। उसने कहा कि आपको किससे मिलना है? मैंने कहा कि 7वीं की क्लास किधर है? तो वह कहने लगी, कौन सी क्लास के बारे में पूछ रही हो आप? मैंने कहा कि मेरी बेटी गुनगुन कहाँ है? आपको पता है? वह कहने लगी, गुनगुन जो गोरी सी है, जिसके गाल पर तिल भी है? मैंने कहा हाँ हाँ वही। तो कहने लगी, वह अभी बिजी है। मैंने सोचा कि शायद कोई क्लास चल रही है। फिर मैंने कहा, अच्छा आप उसे बुला दीजिए। उसने कहा कि आधे घंटे के बाद फ्री होकर आ जाएगी। आप उसकी क्या लगती हैं? मैंने कहा कि मैं उसकी माँ हूँ। और फिर वह हंसती हुई चली गई। पता नहीं वो मुझ पर हंस क्यों रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। मैं हैरान रह गई। फिर एक कमरे से एक आदमी बाहर निकला जो अपनी कमीज़ के बटन बंद कर रहा था, और उस आदमी के पीछे एक लड़की भी थी। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वे लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी गुनगुन थी। मैं हैरान रह गई और एक झटके में मुझे समझ आ गया कि यह कोई स्कूल नहीं बल्कि एक तवाफ खाना है। मेरी बेटी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने सर झुका लिया। मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, क्या हो रहा है यहाँ? तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने सोचा शायद हमारी बेटी हम दोनों मियाँ बीवी बीच से झूठ बोलती है और सारा कुछ अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। तो फिर एक औरत वहाँ पर आई और कहने लगी, उसको क्यों मार रही हो? उसका बाप तो उसे खुद यहाँ खुशी खुशी छोड़कर जाता है। और फिर उसने मुझसे कहानी सुनाई। उसने कहा, यहाँ लोग अपनी बच्ची को छोड़कर चले जाते हैं। तुम्हारा पति भी उसको हर हफ्ते वाले दिन यहाँ पर छोड़कर चला जाता है और दोपहर के बाद वापस ले जाता है, मगर तुम्हारी लड़की को यहाँ पर हर हफ्ते बेहोश हो जाती है। और कैसे तुम्हारा पति वसूली करता है? तुम्हारे पति ने घर का नंबर भी दिया हुआ है और कहा था कि अब मेरी बीवी को शक नहीं होगा, बस तुम इस तरह से बात करना, मैं कुछ समझ जाऊंगा। उसने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन उसने हमसे कहा था कि उसकी माँ नहीं है और यह उसकी अपनी बेटी है। वह अकेला ही इस बच्ची का मालिक है। तो मैंने कहा, वह झूठ बोलता है, उसका बाप नहीं है बल्कि एक कसाई है। अगर बाप होता तो उसके साथ ऐसा थोड़ी करता। इस बात पर हंसने लगी और कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी भी लड़कियाँ आती हैं जिनको उनके अपने माँ बाप छोड़कर जाते हैं। ये सब गरीबी की वजह से करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इस बात का पता नहीं है तो उसमें हमारी क्या गलती है? अपनी बेटी को ले जाना हो तो ले जाओ, अगर अगले हफ्ते इस टाइम से ज़रूर भेज देना। मैं चुप हो गई, क्योंकि मैं उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती थी। मेरा मुजरिम तो मेरा पति था। मैं घर नहीं गई बल्कि सीधा पुलिस के पास चली गई और उनको सब कुछ बता दिया। उनको यह भी बताया कि इस जगह स्कूल के नाम पर कौन सा गंदा कारोबार हो रहा है। मैंने अपनी पति पर भी केस करवा दिया। मेरा पति मेरी बेटी को वहाँ पर भेजता रहा और सारा खुद जो मुझे पता था मैंने उनको सब कुछ बता दिया। किस्मत से पुलिस का बड़ा ऑफिसर भी खड़ा था जिसने मुझे देख लिया और मैं उसको भी सब कुछ बता दिया था। उसने जल्दी से वहाँ पर इंक्वायरी भेजी और उन सब लोगों के साथ साथ मेरे पति को भी हिरासत में ले लिया। मेरे पति की अपनी बच्ची होती तो क्या ऐसा करता? उसने अपना सर झुका लिया और कहा, मेरे अंदर शैतान जाग गया था। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर शैतान नहीं आया था बल्कि तुम खुद शैतान हो। उसने कहा कि यह केस वापस ले लो, भले ही मुझे अपने हाथों से कोई सज़ा दे दो। मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहो, लेकिन केस वापस ले लो। मैंने कहा, मैं केस वापस नहीं लूँगी। तुम भी उनके गिरोह के साथ शामिल थे। जो सज़ा उनको मिलेगी तुम्हें भी वही मिलेगी। मैंने उसके खिलाफ भी केस करवा दिया था। मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होते होते बच गई थी। ये तो मेरी बच्ची समझदार थी और उसके सौतेले बाप ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे साथ। तो उस जानवर ने तो मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा वैसा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने मुझे कोई बात नहीं बताई थी। हमने मामला ही छोड़ दिया और अपने पति से डिवोर्स भी ले लिया। उसके बाद मैं अपने भाइयों के घर दूसरे मोहल्ले में चली गई, जहाँ मेरी बेटी के बारे में कोई नहीं जानता था। वैसे तो इस बात के बारे में किसी को पता नहीं था और मैंने किसी से कोई जिक्र भी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी को फिर से स्कूल में एडमिशन करवा दिया। उसने मुश्किलों से 12वीं पास की। उसके बाद भी घर बैठकर पढ़ाई करती रही। मैंने उसकी शादी कर दी। इस बीच मैंने उसे संभाला और किस तरह मैंने मेरी बेटी को संभाला वो मैं ही जानती हूँ। बेचारी रातों को उठ जाती थी। अभी भी मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। क्या बिगाड़ा था मैंने उस आदमी का जो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया था। खुदा सबकी बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे और उनके नसीब अच्छे करे। आप लोग बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे तो दोनों पति जानवर निकले। अब आप लोग बताएं, मुझे इसके आगे कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? क्या मुझे तीसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, या अपनी बेटी के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार देनी चाहिए? आप लोग बताएं।
मुझे आप लोगों को कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।